हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्ते। चलिए तो आज मैं फिर से इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर आ गया हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मानव स्वास्थ्य और रोग का तीसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ। चलिए तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिरक्षा के बारे में। वैसे मैंने कुछ चीज तो बता दिया था, आज हम आपको पर्सनली यहाँ पे देखिए इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षक जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, जो प्राथमिक, जो सबसे पहला बार जो अगर मान लीजिए कि कोई हमारे शरीर में एंटीजेन आता है तो उसके प्रति हमारा जो शरीर का रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, उस सब के विषय में हम पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस सब के विषय में हम पढ़ेंगे, बड़े ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए, आप बस देखते रहिए, एक एक चीज आपको मैं समझा दूंगा। आइए इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है ना, यानी कि प्रतिरक्षक का रिस्पॉन्स, माने किस तरह के प्रतिरक्षा का रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया है ना, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया आप कह सकते हो है ना, किस तरह का होता है। चलिए आइए तो हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर का मार्कर्स यूज कर ले रहा हूं। चलिए आइए यहाँ पे देखिए अब इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस की बात करें, यहाँ पे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, दूसरा नंबर पे सेकेंडरी हो गया। इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी का मतलब प्राथमिक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है ना, प्राथमिक है क्योंकि प्रथम है इसीलिए इसको प्राथमिक बोल सकते हैं आप, प्राथमिक कह लीजिए, प्राथमिक प्रतिक्रिया। और ये क्या है, द्वितीय प्रतिक्रिया हो गए है ना, द्वितीय प्रतिक्रिया हो गया, प्रतिक्रिया आप ध्यान रख सकते हो। आइए देखिए, हमारे शरीर भी प्रतिरक्षा के रिस्पेक्ट में भी दो तरह के काम करता है। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे शरीर में बाहर का पैथोजन आया, एंटीजन आया, तो उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहला बार हमारा शरीर क्या करता है। सो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लो इंटेंसिटी स्लो। भाई कोई नया अनजान आदमी हमारे शरीर में कोई एंट्री कर रहा है, मान लीजिए कोई नया पैथोजन एंट्री कर रहा है, तो उसके लिए हमारा रिस्पांस क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि हम उसको जाने बुझे नहीं है, तो उसके लिए हमारा जो रिस्पांस होगा कैसा होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। धीरे धीरे जब वो समझ जाते हैं, जब हम उनको समझ जाएंगे तब उनके लिए एकदम फास्ट हो जाएंगे। समझ रहे बात हो ना, समझ जाएंगे कि ये कैसे है नहीं है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी उसी तरह की चीजें हो जाती है। शुरुआत में हम ही आप लोग को पढ़ाते हैं तो एकदम स्थिर से पढ़ाते हैं, धीरे 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 हर चीजों को। जब आप 11th में होते हैं, फाउंडेशन वाले बैच में होते हैं, तब आपको धीरे धीरे चीजों को समझाया जाता है ना। उसके बाद जब आप समझने लगते हैं तो फिर हम कितना भी स्पीड कर देते हैं, तब आपको क्या है कि वो चीज कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इसीलिए समझाने के क्रम में, बताने के क्रम में धीरे धीरे बताया जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर के साथ भी है। अगर कोई हमारे शरीर में बाहर का पैथोजन आता है तो उस समय शुरुआती बेर में धीरे धीरे रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद दोबारा बेर एकदम फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे आप देखते चलिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लो इंटेंसिटी स्लो होता है। सबसे शुरू बेर में जब शरीर में एंट्री करता है तो वो कैसा होता है, एकदम स्लो होता है। व्हेन बॉडी इनकाउंटर द पैथोजेंस, सबसे शुरू बेर में उसको इनकाउंटर करता है, इनकाउंटर का मतलब मारने का काम करता है, लेकिन वो जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा धीमी होता है, वो धीरे धीरे करता है। चलिए इसीलिए यहाँ पे लिखा है इनकाउंटर। लेकिन जब वही पैथोजन दोबारा हमारे शरीर में एंट्री करता है तो हमारा शरीर उसको एकदम जाना बुझा रहता है, अच्छी तरह से समझा रहता है, दोबारा बार उसको जल्दी से खत्म कर देता है। हाईली इंटेंसिफाई रैपिड्स होते हैं, सब्सिक्वेंटली इनकाउंटर विथ सम एंटीजेंस है ना, उसी को हम लोग कहते हैं, एक रिस्पॉन्स है जिसका नाम है एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स है ना, क्विक रिस्पॉन्स कह सकते हैं आप है ना, क्विक रिस्पॉन्स है ये है ना, बहुत जल्दी उसको मार के खत्म कर देगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड है ना, यानी कि लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या होता है, लसिका, क्या होता है, लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, लसिका है ना, लसिकानु या लसिका कहिए या लसिकानु कहिए, जो भी कहिए, लसिका। आइए लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, या लसिकानु कह लीजिए, लसिकानु कह लीजिए। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। ये दोनों के दोनों हमारे, टी को कहते हैं हेल्पर कहते हैं, आपको पता है टी हेल्पर होता है। ये हमारे शरीर में अगर मान लीजिए कोई बाहर का पैथोजन आ जाता है तो दोनों वैसे लड़ने का काम ही करता है, लेकिन ये खास तौर पे कोशिका रहित होता है, सेल मीडिएटेड होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स है ना,
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर। कभी कभी ना सेल मीडिएटेड, अगर मान लीजिए टी लिम्फोसाइट अगर आप दवाई देकर उसको सप्रेस नहीं करते तो कभी कभी ये सेल मीडिएटेड वाला रिजेक्ट भी कर देता है। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन्स है ना, सीएमआई टी लिम्फोसाइट के अंतर्गत आ जाता है। इसमें देखिए बी लिम्फोसाइट में प्रोटेक्टेड एंटीबॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है। मैं आप अभी उसका संरचना भी बनाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एंटीबॉडी किस तरह का होता है, कैसा होता है। और उसके पास एंटी बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। वहां पे एंटीजन अगर बाइंड करता है, अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर का है कोई पैथोजन, समझ रहे हो, कोई काम का चीज, तो आगे की ओर प्रोसेस करने देगा। अगर नहीं बाइंडिंग फिट होता है, समझ रहे बात ना, की एंड लॉक सिस्टम मैंने आपको बताया था, है ना, उसी तरह से होता है। ताले और चाबी वाली जो सिस्टम होती है ना, उसी तरह का होता है। मान लीजिए जिस तरह आपको पता है हर ताले के लिए अलग अलग कुंजी होती है, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी कुंजी से आप ताले को खोल लोगे। वही बात है, हमारे एंटीबॉडी भी ऐसा ही कुछ काम करता है कि उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट हो तो वहां पे अगर फिट कर गया तो काम होगा, नहीं तो आगे का प्रोसेस नहीं। उसको लगेगा कि वो फॉरिजिन बॉडी है, लेकिन बहुत सारे पैथोजन बहुत ही तेज तराक होते हैं, वो सब चीजों को कभी कभी प्रोसेस कर देता है, आगे की ओर बढ़ जाता है ना, उसको धोखा दे देता है। चलिए आइए देखिए, अब आइए हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी का। यहाँ पे एक लाइन और हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं स्व प्रतिरक्षा, है ना, स्व प्रतिरक्षा। नाम से ही पता चल रहा है सारा चीज आपको। अब देखिए स्व प्रतिरक्षा, जो खुद ही प्रतिरक्षा करने का काम। एंटीबॉडी अटैक द सेल्फ सेल ऑफ द प्रोटीन्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस, है ना, देन इट इज कॉल्ड है ना, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है रेमेथाइड ऑर्थराइटिस आ जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं, रेमेथाइड ऑर्थराइटिस, टाइड ऑर्थराइटिस आप ध्यान रख सकते हैं, रेमेटाइड ऑर्थराइटिस को आप ध्यान रख सकते हैं। आइए अभी हम बनाने वाले हैं, एक फिगर बनाने वाले हैं एंटीबॉडी का। तो चलिए जरा सा हम आपको एंटीबॉडी का फिगर बना देते हैं। इसको जरा मिटाना पड़ेगा हमको, आप समझ लिए, अच्छे से लिख लीजिए, बैक करके शॉर्टर स्क्रीन ले लीजिए, है ना। चलिए अब आइए हम आपको समझाते चलते हैं। एंटी बॉडी का पहले फिगर बना देते हैं, जानना जरूरी है। यहां पे मैंने लिखा है ना H2L2, तो ये क्या लिखा है, दो एंटीबॉडी हैवी होते हैं, है ना, टू थ्रो क्या होता है, हैवी एंटीबॉडी होते हैं, और दो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, LIGHT, है ना, लाइट यानी कि हल्का, भारी और हल्का, इसीलिए H2L2 लिख रखा है। चलिए अभी फिगर बनाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी, इस तरह का प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी करता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखिए संरचना बना रहा है किसका, एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी का आप ध्यान रख सकते हैं। आइए देखिए हम बात करते हैं एंटीबॉडी की संरचना की। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरह का दो बड़ा चैन बनाना है, देखिए चलिए देखिए यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग प्रकार का एंटी, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, हमको इसको बना लेने दीजिए, मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना लेता हूँ। थोड़ा सा मोटा बनना चाहिए, थोड़ा सा पतला हो गया, ओहो, इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं इस टाइप का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये मैं एक यहाँ पे ये भी होता है,
बाकी ये इधर, ये अपना इधर आएगा, ये यहाँ पे इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा, ये इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा। चलिए, उतना सुंदर तो नहीं, लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बस आप कोऑपरेट कर लो इस चीजों को। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग के लिए इसी तरह का ये रहता है, इसमें जाके फिट हो जाता है, इसमें आकर ये फिट हो जाता है। थोड़ा पतला होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कचरा हो गया, ओहो। चलिए कोई नहीं, चलिए आप समझ लो, है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर बॉन्ड भी होते हैं, सल्फर बॉन्ड भी रहते हैं। यहाँ पे सल्फर बॉन्ड के साथ ये जुड़ाव रहता है। यहाँ पे भी सल्फर बॉन्ड, यहाँ पे भी सल्फर बॉन्ड होते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे सल्फर बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड के साथ जुड़ाव रहता है। इस बीच में थोड़ा सा फ्रेशली मैं बना दिया हूँ, जहाँ तक मुझसे बनना चाहिए था ऐसा मैंने कोशिश किया बनाने का। यहाँ पे आप देखो, मैं इस कलर का प्रयोग कर ले रहा हूँ इसके लिए, लाइट चेन के लिए, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन लाइट चेन है। चलो, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप लोग बना लेना अच्छा से, एनसीईआरटी में दिया है। चलिए, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर है, इस तरह से लगा रहता है। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर है, इस तरह से लगा रहता है। यहाँ पे सल्फर, अरे भाई, इसके बीच में वो छोटा सा ना, इसके बीच में ऐसा, ये यहाँ आप देख सकते हो, ऐसा इस टाइप से रहता है ना, सब जगह रहता है। यहाँ पे भी आप लगा दो, एक जैसा रहता है, इस तरह से रहता है, आप देख सकते हो, इस तरह से रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे इस तरह से रहते हैं, हाँ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रहता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये इसको हम कहेंगे हैवी चेन, हैवी चेन कहेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एंटी बॉडी का बनाया है, हैवी चेन है ये, हैवी यानी कि भारी श्रृंखला है ये, भारी श्रृंखला कह सकते हैं, श्रृंखला, भारी श्रृंखला है ये। अच्छा सुनो, ये बड़ा वाला को देख रहे हैं, भारी कहा जाता है। ये छोटा वाला, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग लाइट कहते हैं, लाइट चेन, यानी कि हल्का श्रृंखला। ये हल्का है, ये छोटा सा है, इसलिए इसको हल्का बोला है। अच्छा, ये देख रहे हैं ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं, सल्फर बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड या पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप साइट देख रहे हैं, और यहाँ पे भी एक साइट होगा, वो मैंने बनाया नहीं, एंटीजन बाइंडिंग साइट जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो साइट है, ये दोनों के दोनों जो साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट। तो ये आप देख सकते हो, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसी तरह का एंटीबॉडी होता है। आप एकदम बढ़िया से देख लो, है ना, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। यहीं पे क्या करेगा, एंटीजन आके बाइंड होता है, समझे बात तो कि नहीं, इस एंटीबॉडी में। तो यही होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। मैंने एक एक चीज बता दिया। चलिए, अब हम बताने वाले हैं, जरा सा इसको मिटाएंगे, 1 मिनट लिख लीजिए आप लोग। चलिए, खैर ठीक है, मैं बस कैमरा देख रहा था। चलिए, अब आगे की ओर हम चलते हैं। अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं प्राइमरी, चलिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बताने वाले हैं। चलिए, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, अब हम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। चलिए, चलिए इसको मिटा ही देते हैं हम लोग, है ना, अच्छे से मिटा ही देते हैं। चलिए, अब आइए हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फोइड एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, है ना। चलिए, आइए हम बात करते हैं प्राइमरी चलिए चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। चलिए,
तो अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। यहाँ पे देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अभी हम आपको पढ़ाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। इसी को हम कहते हैं PLO, है ना, प्राथमिक लसिका अंग। हिंदी में क्या कहेंगे इसी को, प्राथमिक लसिका है, प्राथमिक लसिका, लसिकानु, लसिका अंग है, प्राथमिक लसिका अंग है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं प्राथमिक लसिका अंग की बात कर रहे हैं। कौन कौन होता है ये याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहला आप ध्यान रख सकते हैं प्राइमरी जो है आपका थाइमस है, थाइमस वगैरह हो गया, थाइमस है ना, थाइमस है, थाइमस सब समझाते हैं आराम से। चलिए, थाइमस। दूसरा नंबर पे बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो हो गया, बोन मैरो। इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। चलिए, बोन मैरो। चलिए, ये देखिए, ये हमारे शरीर का प्राथमिक लसिका अंग है। जैसे में मान लीजिए ये हमारे लिए प्रतिरक्षा का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, उसका जो थाइमस कहाँ पे पाया जाता है वो मैं पहले बता देता हूँ। थाइमस अपने ये चेस्ट वाला रीजन आप देख रहे हैं ना, इस वाले रीजन में पाया जाता है। और जैसे जैसे किसी का उम्र बढ़ता चला जाता है तो वो जो थाइमस है उसका जो साइज है ना छोटा होते चला जाता है, लेकिन बचपन में बच्चे का थोड़ा सा बड़ा रहता। तभी तो देखते हैं कि अगर बात करें किसी यंगर एज के व्यक्ति का या बच्चे की, तो उसकी जो प्रतिरक्षक क्षमता है ना बेहतर होती है किसके, बूढ़े के तुलना में। रीजन क्योंकि उसके पास थाइमस बोन मैरो बढ़िया होता है ना। देखते होइएगा कभी कभी कि कुछ उम्र के बाद आपका मान लीजिए बोन फ्रैक्चर हो गया, बच्चे में देखते हैं बोन अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ा जाता है, तो आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा किसका बोन टूटा भी था या कुछ फ्रैक्चर हुआ, अच्छी तरह से जुड़ जाता है, बड़ा जल्दी जुड़ जाता है। लेकिन वही चीज 40 या 50 के एज के बाद अगर जुड़ने का काम कीजिएगा तो लेट लगा देता है। डिपेंड करता है कि उसका शरीर किस हिसाब से काम कर रहा है, तो जल्दी नहीं जुड़ेगा। लेकिन बच्चे में ऐसा क्यों हो जाता है, कारण कहीं ना कहीं उसमें जो वो चीज है ना रिकवरी रेट थोड़ी सी जल्दी होती है, जिसके कारण जल्दी रिकवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रतिरक्षक थाइमस प्राइमरी कहा जाता है, बोन मैरो है ना, अस्थि मज्जा, ये आपका हो गया दूगो हो गया। तो दूगो हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक लसिका अंग कहते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आइए हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का, है ना। चलिए, आपको हम बताइए दिए कि थाइमस क्या होता है, चेस्ट वाला रीजन में होता है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर अस्थि मज्जा कहाँ होता है भाई, सिंपल सी बात समझो, यहाँ इसको अस्थि मज्जा क्यों कहा जाता है। ये बोन में ना आरबीसी बनाने का काम करता है, समझ बात हो ना। आपने देखा भी होगा ना, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उसने तो अच्छे तरह से इसका टेस्ट भी लिया होगा, है ना। तो चलिए आप समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। लिम्फोइड ऑर्गन द्वितीय लसिका अंग की बात करते हैं, लिख लीजिए द्वितीय लसिका अंग। अब देखिए ये क्या है, द्वितीय लसिका अंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपको हम समझाते चले जाते हैं। द्वितीय लसिका अंग देखिए, जैसे मैं मान लीजिए इसके अलावा जो भी चीज बच जाता है पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया से है जिक्र है। तो आपको पता है एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट के लिए, है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा स्प्लीन, आ जाएगा स्प्लीन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आप पियर्स पैचेज आ जाएंगे। आप ये इसकी बात कर लो, पियर्स पैचेज हो गया, माल्ट हो गया। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो इसका अपेंडिक्स का, ये सब के सब है ना। चलिए टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल है ना, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, पियर्स पैचेस, पियर पैचेस हो गया, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। अच्छा अपेंडिक्स क्या होता है, ये अपना छोटी आंत है ना, सॉरी बड़ी आंत, धोखा हो गया बोलने में, बड़ी आंत में ना छोटा सा वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, एकदम वर्म की तरह लगता है, समझे बात हो ना, एकदम छोटा सा रहेगा, इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का छोटा सा दिखा देता हूं मैं किस टाइप का रहता है। जैसे मैं मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ देखिए इस साइड वाले में रेक्टम इधर से इस तरह से कर रहा है, तो यहाँ पे इस साइड में ऐसे एकदम पतला सा वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, समझे, इस तरह का होता है, एकदम इस तरह का होता है।
तो ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कह लेते हैं, अपेंडिक्स हो जाता है ना। इसको वैसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको शरीर में से हटा दीजिए तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। कभी कभी मान लीजिए इसी में चावल का दाना चला जाता है या सड़ जाता है, तो उस कंडीशन में ये कभी कभी थैला फट भी जाता है, तो इंसान को बड़ा परेशानी होता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो तो इसको काटिए के हटा देता है। तो ये चीज अपेंडिक्स है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। चलिए, ये रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान को, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट अंग है जिसको कह सकते हैं आप। अपेंडिक्स हो गया। उसके बाद एक और होता है जिसका नाम है माल्ट, MALT, माल्ट 50% पाया जाता है। अब कहिए सर ये माल्ट क्या है? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू नाम होता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कह सकते हैं, लिम्फोइड टिश्यू है। ये लगभग 50% पाया जाता है। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा चीज जो है हमारे लिए प्रतिरक्षा का काम कर रहा है, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो ये टॉन्सिल गर्दन के पास पाया जाता है, स्प्लीन तो आप जन्म पीलिया जिसको कहते हैं, है ना। इसी में ब्लड का जितने आरबीसी है इसमें जाके जमा होते हैं, मर जाते हैं तो ये स्प्लीन में जाके जमा होता है, इसीलिए आत्मा, इसको क्या बोला जाता है, थैली भी कहा जाता है, ब्लड का आरबीसी का स्टोरेज भी कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं। पियर्स पैचेज, अपेंडिक्स, ये सारी चीज सब आप समझ गए आप। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हमने बात कर ही लिए, तो एक कुछ लाइन है, जो लाइन जरा सा आपको मैं बता देता हूं, आप एक बार ध्यान से सुन ले। चलिए आइए जरा सा इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा पैसिव इम्यूनिटी। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया था, अच्छा मैंने आपको बताया था इनेट इम्यूनिटी, इनेट बताया था, एक्वायर्ड बताया था, है ना, याद आ रहा है आपको इनेट, वो सब चीज आपको मैंने एकदम बढ़िया से बता के आ गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो पैसिव, जो मान लीजिए कि आप लोग जैसे मान लीजिए स्नेक बाइट किया, स्नेक बाइट अगर करता है, समझ रहे बात हो ना, या मान लीजिए कि स्नेक बाइट या कोई भी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, तो स्नेक बाइटर में क्या होता है, विनोम यूज करते हैं ना, एंटीविनम जिसको हम लोग कहते हैं एंटीविनम। तो वो कैसा है, वो कैसा इम्यूनिटी वाला है, तो पैसिव इम्यूनिटी है, अरे बाहर से दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा मैंने आपको बताया था ना पैसिव उपार्जित जिसको हम लोग कहते थे। अच्छा पैसिव इम्यूनिटी में मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचुरली होते हैं, आर्टिफिशियली होते हैं, सारा चीज बताया था। अच्छा नेचुरली में मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी पाया जाता है, उसमें एंटीबॉडी में कौन कौन बताया था, बताइए। नेचुरली वाला में IgA IgG बताया था, है ना। IgA कोलेस्ट्रम के द्वारा था, IgG किसके द्वारा था, प्लासेंटा के द्वारा, मदर से मिलता है ना। ये तो ये नेचुरली है। चलिए, लेकिन पैसिव है क्योंकि वो खुद नहीं इंसान बना रहा है, कोई और बना रहा है ना, और उसको डायरेक्ट रेडीमेड मिल जा रहा है, तो इसलिए। आइए, तो आपको समझ में आ गया कि पैसिव क्यों है। अच्छा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी की बात कर लीजिए, टिटनस की बात कर लीजिए आप, टेटनस है ना, टेटनस की बात कर लीजिए, हेपेटाइटिस बी या टेटनस की बात कर लीजिए, तो ये सारा के सारा जो प्रिपेयर होता है ना, वो ईस्ट से होता है ना, ईस्ट से होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ईस्ट से होता है, ईस्ट से होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, समझिए। अच्छा इसका प्रयोग जो हेपेटाइटिस बी है, समझा तो कि हेपेटाइटिस बी है, और ये टिटनस है, खास तौर पे हेपेटाइटिस बी के लिए ना हम लोग ज्यादातर अभी के समय में जो साइंस का यूज कर रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी। आप कहिएगा सर ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी विज्ञान हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, समझ रहे बातों के नहीं। तो ये सारा चीज है, तो इसको आप समझ सकते हैं भाई, उसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जीन, छोटे छोटे जीन, बहुत माइन्यूट लेवल का चीज होता है, सब डॉक्टर का काम है, समझ रहे हो ना। तो वो क्या करते हैं, जीन में अभी के समय में हर चीज पॉसिबल है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। अभी के समय में आप इतने वैरायटी के चावल धान गेहूं सब खा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपको नेचुरली मिल रहा है, नहीं, वो आर्टिफिशियली हमारे साइंटिस्ट लोग तैयार कर रहे हैं, तभी तो इतना खेत में इतना अच्छा उपज हो पाता है। उसका कारण कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो आपको शायद ये सारी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, अगले बार हम आपको क्या बताएंगे, एड्स के बारे में बताएंगे, है ना। तो चलिए आज तो नहीं मैं कवर कर पाऊंगा, अगले बार मैं कवर करूंगा
क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो मैं आपको अब समझाऊंगा एड्स के बारे में। एड्स कैसी बीमारी है आपको पता है, ये संक्रमित बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है ना। ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, समझ रहे बात तो नहीं, ऐसा नहीं कि जन्मजात वाली बीमारी है, तो ये गलत बात है। एड्स कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, समझ रहे बात तो कि नहीं, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इसका कारण कई के कारण है, लक्षण आपको, अच्छा ये जो होता है ना टी हेल्पर जो सेल होता है ना उसके खत्म होने के कारण होता है, तो ये बात आप देख सकते हैं। चलिए तो 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, मैं समय देख लेता हूं। चलिए तो मैंने आपको बताया था कि एलर्जी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा रह गया था, तो मैं सोच रहा था बस टॉपिक एलर्जी वाला है। उसके बाद एड्स मैंने बोला है कि अगले दिन हम आपको बताएंगे, तो चलिए वही ठीक है, चलिए अगले दिन बताएंगे। तो चलिए अभी हम आपको एलर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एलर्जी, चलिए एलर्जी ये आपको पता है एलर्जन से होता है एलर्जी, है ना। अब एलर्जी के लिए जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है ना, आप ध्यान से रख सकते हैं वो कौन सा एंटीबॉडी है, खासतौर पे IgE है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी के कारण होता है। अच्छा एलर्जी कई कारणों से हो जाता है भाई। एलर्जी जब होता है तो आपको देखिएगा आंख से आंसू आने लगेगा, नोज डिस्चार्ज हो जाएगा, रनिंग ऑफ नोज जिसको कहते हैं आप, समझा तो ना, तो ये सारी आंख एकदम लाल लाल हो जाएंगे, तो ऐसी चीजें हो जाती है, एलर्जी के कारण होता है। तो चलिए आप सिम्टम्स में लिख सकते हैं, सिम्टम्स में आप लिख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। नोज रनिंग, नाक बहने लगे, नोज रनिंग है ना। उसके बाद आप कह सकते हैं आई, ये देख सकते हैं है ना, स्नीजिंग होने लगेगा, स्नीजिंग, ओहो स्नीजिंग होने लगेगा, छींक आने लगती है, ये सारी सिम्टम है, इसके लक्षण है ना। हो सकता है हल्का हल्का फीवर भी आ जाए, फीवर्स भी आ जाते हैं कभी कभार, तो ये भी सिम्टम है, इसके लक्षण है ना। तो अच्छा ये जो फैलता है ना, खासतौर पे किससे एलर्जन कौन कौन हो सकता है, एलर्जन एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन, एलर्जन में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, उसी से एलर्जन हो जाता है। आप खासतौर पे याद रख सकते हैं एलर्जन में कौन कौन सा होता है, ये याद रख लीजिए है ना। आपको पता है पोलन डस्ट से हो जाता है, पोलन डस्ट से, या आप धूल कण उड़ता है उससे, डस्ट से, समझे बात हो ना। या आप देख सकते हैं पोलन डस्ट हो गया, धूल कण हो गया, बहुत सारे चीजों से एलर्जन हो सकता है। या आप ये कह सकते डेंड्रफ से, डेंड्राइट्स से हो जाता है, समझे बात हो कि नहीं। कैटल्स के डेंड्राइट से, समझ रहे बात हो कि नहीं। और आप ये कह सकते हैं क्या नाम है उसका, जो भी है ETC कर देते हैं, ठीक है, 2-4 चीज। अब जितने भी धूल कण हो गए ना, जितने भी आपको हो सकता है कि लोगों को बहुत सारा चीजों से एलर्जी हो। अब नए पैलेस में गया, उसने पानी पिया, वहां का उनको पानी सूट नहीं किया, तो उससे भी एलर्जी हो सकता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जितना हो सका उतना लिख दिए। तो एलर्जन के लिए सीधा सा सिंपल सा बात आप याद रखिए कि एलर्जन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो IgE एंटीबॉडी, उसी के कारण होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। आपका प्रतिरक्षक क्षमता भी कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर काम करता है। कुछ दिनों में आप अगर पैलेस चेंज करेंगे तो खुद अपने आप ठीक हो जाता है एलर्जन, या आपको कभी कभी उसका एनवायरनमेंट सूट नहीं करता है तो उसके कारण भी हो जाता है, ये चीज एलर्जन हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। चलिए तो आप लोगों को धन्यवाद। तो आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, अगले दिन हम आपको एड्स के बारे में बता देंगे। चलिए तो एकदम बढ़िया से मेहनत से पढ़िए, एकदम जोशो हवास में पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है, इसलिए पूरा जी जान लगा दीजिए। धन्यवाद।